वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम से हिंदी बी जो आपका एमआईएल सब्जेक्ट है इसकी यूनिट 3 में से जो पहला टॉपिक है बिहारी, और इसके अंदर ये रीतिकालीन कविताएं हैं, ठीक है, जो इस यूनिट में आपको पढ़नी है। तो जो भी इनके काव्यांश दिए गए हैं उनकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा और साथ ही बिहारी जी के बारे में बताऊंगा। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस सेम होता है, तो ये वीडियो भी हेल्पफुल है DU SOL और NC सभी बच्चों के लिए। और आपको बता दूं कि आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ आप अगर पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप आके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। और एकलव्य स्नातक का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करने के लिए एकलव्य स्नातक 1 आप सर्च मार सकते हैं और आपको वहाँ पे सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अब हम कुछ बातें जान लेते हैं कवि के बारे में। जो कवि बिहारी हैं उनका जन्म ग्वालियर के माथुर चौबे वंश में हुआ, ठीक है, 1595 के आसपास हुआ था। और उनके पिता का नाम केशव राय था। बिहारी का विवाह मथुरा के माथुर चौबे लोगों के घराने में हुआ था और विवाह के बाद बिहारी अपने ससुराल में ही रहने लगे। 1618 में नरहरिदास के यहाँ बिहारी का परिचय शाहजहां बादशाह से हुआ और वह बादशाह के साथ आगरा चले गए तथा वहीं रहने लगी। और बादशाह के यहाँ बिहारी का परिचय राजस्थान के राजाओं से भी हुआ। और 1635 में बिहारी आमेर के राजा जय सिंह से मिलने गए और उस समय जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में पड़कर अपना सारा कामकाज छोड़ बैठे थे। और कहा जाता है कि उनके जो जो बिहारी के प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी उनको इनाम में मिलती थी। और लगभग 1664 के आसपास उनका परलोक वो परलोक सिधार गए या परलोकवासी वो हो गए, मृत्यु हो गई। अब इनका काव्य सौष्ठव या काव्यगत विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं। तो रीति काल में श्रृंगार, भक्ति और नीति विषयों पर अनेक कवियों ने बड़ी संख्या में काव्य लिखे हैं, लेकिन बिहारी के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने दोहों में इतना सजग होकर शब्दों का प्रयोग किया है कि एक भी शब्द बदलना कठिन हो जाता है। शब्दों में पूरी शक्ति और बहुत गहरी व्यंजना है। रचना का ऐसा कसाव हिंदी साहित्य में बहुत ही कम मिलेगा, कहीं कहीं एक ही दोहे में पूरी पूरी कथा आ गई। ठीक है, बिहारी की निरीक्षण शक्ति इतनी प्रबल है कि वे किसी भी स्थिति का चित्रण इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि जिससे उसका बिंब पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। तो ये इनकी कला है। अलंकारों का प्रयोग इतनी अच्छे से करते हैं कि देखते ही बनता है। एक एक दोहे में कई कई अलंकार मिलते हैं आपको देखने को। और किंतु विशेषता ये है कि वे अलंकार ऊपर से थोपे हुए नहीं जान पड़ते, ठीक है, वो बहुत एक सुंदरता के साथ दिखते हैं। अब बिहारी कवि का महत्व क्या है, इनका साहित्य में योगदान क्या है। तो बिहारी उन गिने चुने कवियों में है जो कि काफी ज्यादा जिनको माना जाता है अपने टाइम के कवियों में से। और मध्यकाल के कवियों में तुलसी और सूर को छोड़कर इतनी अधिक प्रतिष्ठा शायद ही किसी और कवि ने प्राप्त की हो। रामचरितमानस को छोड़कर इस काल का शायद कोई और ग्रंथ बिहारी सतसई की तरह नहीं अपनाया गया। बिहारी सतसई जो ग्रंथ है ये याद रखना आप, एक दृष्टि से तो बिहारी सतसई रामचरितमानस से भी आगे बढ़ जाती है। यदि केवल मध्यकाल की ही टीकाओं को लिया जाए तो रामचरितमानस पर भी उतनी टीकाएं नहीं लिखी गईं जितने बिहारी सतसई पर किसी ने दोहों में कुंडलियां लगाई, किसी ने कवित बनाए और किसी ने सवैया छंदों से दोहों की व्याख्या की। संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा रही है, किंतु यह सौभाग्य बिहारी सतसई को प्राप्त हुआ कि उसकी एक नहीं अनेक व्याख्याएं संस्कृत में की गई। तो ये इनका योगदान है। और बिहारी सतसई का संस्कृत के आर्य छंद में भी अनुवाद किया गया। आधुनिक काल में भी बिहारी पर जितना कार्य हुआ है उतना मध्यकाल के बहुत कम कवियों पर किया गया, इसीलिए आज आप इसको अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। आशय यह है कि केवल 700 दोहे लिखकर बिहारी ने एक पूरा साहित्य तैयार कर दिया है। साहित्य जगत में बिहारी जैसा महत्वपूर्ण स्थान बहुत कम कवियों को प्राप्त हुआ है और हिंदी साहित्य की समृद्धि में उनका जो योगदान है उसके लिए हिंदी साहित्य का जो जगत है वो हमेशा आभारी रहेगा। तो ये आप इनके बारे में जरूर याद रखना। अगर कविता की व्याख्या नहीं आई तो ये पूछ लेगा इनके बारे में, तो आप यही सब बताओगे। अब हम देखते हैं कि क्या काव्यांश है जो आपके सिलेबस में है। तो ये है बतरस लालच लाल की, फिर यहां से लेके दैन कहे नटी जाई। तो शब्दार्थ में अगर हम देखें तो बतरस लालच का मतलब है बातचीत के लालच में, लाल का यहाँ पे श्री कृष्ण से है। और लुकाई का मतलब है छिपा दी। सहा करे का मतलब है कसम खाना। बहुनु का मतलब है बहु से। हंसे का मतलब हंसना। दैन कहें का मतलब होता है मुरली वापस करने के लिए कहना। नटी जाई का मतलब होता है कि मुरली वापस करने से मना कर देना। तो अब इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर राधा द्वारा प्रेम की मीठी मीठी बातचीत करने के लिए कृष्ण को मजबूर करने की युक्ति का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या में क्या है, राधा और कृष्ण में बहुत प्रेम है,
पर कृष्ण राधा के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं। अतः राधा प्रिय से वार्तालाप करने के लालच में उनकी बांसुरी छिपा लेती है ताकि वह उससे पूछने तो अवश्य आएगा कि बांसुरी कहाँ है। तो कृष्ण जब बांसुरी के विषय में राधा से पूछताछ करते हैं तब वे अनेक प्रकार से कसम खाकर बांसुरी के विषय में अपनी अज्ञानता प्रकट करती हैं। कसम खा के कहते हैं मुझे नहीं पता, किंतु उसके मन का चोर उसकी बहों से प्रकट हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि उसकी बौहें हंसने लगती हैं, बौहों में आने वाले बदलाव को देखकर श्री कृष्ण को विश्वास हो जाता है कि मुरली इसी के पास है, इन्होंने छुपा रखी है। और वो मुरली वापस करने के लिए कहते हैं और अपनी चोरी पकड़ी जाने पर जो राधा है वो मुरली देने को मना कर देती है। ऐसा इसमें बताया गया है। विशेष क्या है, इसमें राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम भाव को दिखाया गया है। रस प्रक्रिया में अनुभावों का विशेष महत्व है और इस छंद में प्रेम अनुभूति आपको देखने को मिलेगी। बोहों द्वारा हृदय की अवस्था का उद्घाटन अत्यंत सूक्ष्म और सात्विक भाव को प्रकट करता है। बिहारी इस कला में प्रवीण है, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। प्रेम व्यापार में मान मनुहार की अत्यंत सूक्ष्म और परोक्ष व्यंजना। आप ये लाइनें आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, 2-3 लाइनें याद रख लीजिए। और भाषा की समाज शैली अर्थात कम शब्दों में अनेक भावों को दिखाना, ये तो बिहारी की बहुत ही ज्यादा खासियत है कि वो कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बताते हैं। और पूरे दोहे में वर्ण और शब्दों की योजना इस प्रकार से की गई है कि उसमें बहुत अद्भुत लय है, ठीक है। ये सब है। फिर आगे है, या अनुरागो चित्र की से लेकर त्यों उज्जलू हाई। तो इसमें अनुरागी का मतलब है प्रेम भाव से भरे हुए, गति का मतलब है चाल ढाल, बूढ़ाई का मतलब है डूबना, श्याम रंग का मतलब है काले रंग में, और उज्जुल का मतलब है उज्जवल, ठीक है। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से है कि इस छंद में बिहारी बताते हैं कि कृष्ण के प्रेम और भक्ति का प्रभाव का चित्रण करते हुए कहा कि इस अनुरागी हृदय अर्थात प्रेम भाव से भरे हुए हृदय की विचित्र चाल समझ में नहीं आती। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे ये श्याम रंग अर्थात काले रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे और भी सफेद तथा उजला होकर निकलता है। श्याम रंग से यहाँ मतलब है कि श्री कृष्ण के प्रेम में जैसे जैसे मन डूब जाता है वैसे वैसे ही, मतलब आप अगर अगर देखेंगे तो बंदा वहीं पे डूब ही जाए पूरी तरीके से, ठीक है। और एक निर्मल तथा पवित्र पुण्य आत्मा बनकर कोई भी इंसान है वो उभरता है। तो इसका विशेष क्या है कि कृष्ण के प्रेम और भक्ति की विचित्रता का वर्णन यहाँ पे किया गया है। रीतिकालीन वातावरण में भी इस प्रकार भक्ति भाव और अनन्यता प्रदर्शन वाले छंद लिखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस छंद से पता चलता है कि मानव स्वभाव हमेशा एक ही भाव में नहीं रमा रह सकता। इसलिए बिहारी की सत्सई श्रृंगार, रीति नीति, भक्ति और लोक व्यवहार आदि अनेक मानव व्यवहारों का ज्वलंत उदाहरण है। अपने स्वभाव के अनुसार यहाँ भी वे अंतर विरोध पूर्ण चमत्कार पैदा करने में चूके नहीं है। ये 2 से 3 विशेष आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर आगे है, सटपटाती सै ससी मखी मुख घूंघट पटु ढाकी, पावक झरसी झमकी कह गई झरोका झांकी। सो इसमें सै का मतलब है कि यह शब्द सी ही अथवा से ही का लघु रूप बन गया है, सै, ठीक है। सी ही, या अगर आप देखोगे सै, या मतलब इस तरीके से ये कुछ बना हुआ है। तो इसमें क्या बताया गया है कि नायक को खिड़की में से देखकर जिस मनमोहिनी चेष्टा से नायिका हट गई है उसका वर्णन नायक उसकी सखी से अथवा स्वागत करता है। तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है कि वह शशिमुखी सटपटाती हुई सी, ठीक है, यानी कि भय अभिलाषा तथा संकोच से यह संशय करती हुई सी, मतलब ही कि झांकूं या ना झांकूं, अर्थात यद्यपि उसके हृदय में झांकने के विषय में हिचक थी। और वो मतलब इसी तरीके से नायिका एक तरीके से दुविधा में कि वो झांके या ना झांके। तो सटपटाता सै पद को सप्तमयंत मुख शब्द का विशेषण मानकर भी दोहे का अर्थ लग सकता है। उस दशा में दोहे के पूर्वारोध का अर्थ यह होगा कि वह शशिमुखी यानी कि चांद जैसा मुख हो जिसका, सटपटाते से मुख पर घूंघट पट ढांप कर। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी रीतिकालीन कविताओं को समझना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें यही बताया जाता है कि कैसे नायक और नायिका के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यही है आपके सिलेबस के अंदर, ये 3 ही आपको काव्यांश पढ़ने थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।